आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जितना भी नगर हमने देखा उसका सबसे इम्पोर्टेंट नगर अगर कोई था तो वो कौन था? तो वो था मोहनजोदड़ो। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता से जो हमको लिपि प्राप्त हुआ है, उस जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो चित्रात्मक यानी चित्रलिपि का उपयोग किया गया था। सवाल नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में ज़्यादा संलग्न थे। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ किसके उपयोग में आता था? यानी ग्रेट बाथ का उपयोग वो लोग क्यों करते थे? और ये भी याद रखिए कि ग्रेट बाथ का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका उपयोग क्यों करते थे? तो स्नानगार के लिए यानी स्नान के लिए इसका उपयोग करते थे। ये एक महान स्नानागार था। उसके बाद अगला सवाल है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम होगा कि लोथल गुजरात में पड़ता है और गुजरात जो है, गुजरात में कौन सी है? गोदीवाड़ा यानी कि डायकवाड़। क्या है? डायकवाड़। उसके बाद अगला सवाल देख लिए जिसको हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं, इसको बंदरगाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे अधिक मूर्तियां किस धातु की मिली है? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी मूर्तियां हमको मिली है वो अक्सर मूर्तियां किस धातु से बनी थी? तो तांबा से बनी थी। किससे? तांबा से। और आपको मालूम होगा कि तांबा ही एक ऐसा धातु है जिसके बारे में सबसे पहले मानव को ज्ञान हुआ। उसके बाद देखिए कि नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो नृत्य करती हुई जो मूर्तियां थी वो कांस से बनी थी, कांसा से। किससे बनी हुई थी? कांसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 है कि हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? तो वो लोग माता देवी यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। इन सवालों को आप अच्छे से देखिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के बीच के समय में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था और हड़प्पा सभ्यता एक अपने उरूज पर था। उसके बाद अगला सवाल देखिए कि जनपद शब्द का अर्थ होता है। ये जो जनपद है, जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का, तो जनपद शब्द का अर्थ होता है वो जगह जहां जनता निवास करते हैं। यानी जनता का जो निवास स्थल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद। अब आगे देखिए सवाल नंबर 12 हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कहता है कि महाजनपद कितने थे? तो टोटल महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला सवाल देखिए कि अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य चाणक्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए कि मौर्य काल में मुख्य कर को क्या कहा जाता था? यानी मौर्य काल में मुख्य कर को क्या कहते हैं? भूमि कर के नाम से जाना जाता था, वो मुख्य कर था। अगला सवाल देखिए कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को इसने आरक्षण भी दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भी इसने भेजा था।
मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, क्यों उसका पतन हो गया? तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, यानी उसका मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। अगला सवाल देखिए कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ से मिला है? तो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ से मिला है? प्रयाग से मिला है। किस स्थान से मिला है? प्रयाग से जो है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अगला सवाल यहाँ देखिए आप कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? यानी गुप्त साम्राज्य जो चला था उसमें स्वर्ण युग किस शासक के काल में हुआ? तो समुद्रगुप्त के काल में। किसके काल में? समुद्रगुप्त। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इस स्तंभ लेख जो है वो किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल आपका हो जाएगा कि 4 वर्णों में शूद्र का मुख्य कार्य क्या था? यानी शूद्र क्या काम करते थे? तो शूद्र का काम था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, ये शूद्र का काम था। सवाल नंबर 24 आप देखिए। तो सवाल नंबर 24 है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेदों में। सवाल नंबर 25 आप देखिए। तो सवाल नंबर 25 है कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ब्राह्मणों का काम क्या था? यज्ञ करना और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना, वेद को पढ़ना, ये काम किसका था? ब्राह्मणों का काम था। उसके बाद अगला देखिए कि क्षत्रिय किस कार्य से संबंधित है? तो क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, युद्ध लड़ना और शासन करना। तो युद्ध लड़ना और शासन करना किसका काम था? क्षत्रिय का काम था। और ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ करना और शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा देना। इसी तरह हम लोगों ने आगे देखिए कि महाभारत मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? यानी महाभारत जिसमें कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई के बारे में बताया गया, तो वो किस भाषा में है? तो आप याद रखिएगा वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? यानी महाभारत का असल वास्तविक नाम पूछे तो जय संहिता। इसका वास्तविक नाम के बारे में अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? जय संहिता इसका वास्तविक नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। सवाल नंबर 30 देखिए। किस ग्रंथ में कृष्ण और अर्जुन का संवाद मिलता है? क्या बोलेंगे कि किस ग्रंथ में कृष्ण और अर्जुन का संवाद मिलता है? तो गीता के अंदर जो है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल दूसरे वीडियो में बना